सुबह 5 बजे साहिर की नींद खुली। जिंदगी इस वक्त सो ही रही थी। साहिर ने अपन बगल में सोई हुई जिंदगी के मासूम चेहरे को देखा, जिसका सर साहिर की बांह पर और हाथ उसके सीने पर था। दुनिया जहां के फिक्र से आजाद होकर नींद की वादिया में घूंटे लगा रही थी और न जाने क्यों हल्के हल्के से मुस्कुरा भी रही थी। उसको मुस्कुराते हुए देखकर साहिर भी हल्के से मुस्कुरा दिया। साहिर गौर से उसके चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर छोटे छोटे बाल फैल गए थे। साहिर ने धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को किनारे किया तो जिंदगी की पलकें फड़ाई। अचानक से उसे रात वाली घटना दिमाग में आई। कितनी मासूमियत से सोती है, लगता है जैसे कि इससे ज्यादा शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं। पर है पूरी की पूरी शरारती अच्छा खासा काको सा के सामने मुझे शर्मिंदा कर डाला। खुद तो आंखें बंद करके बच गई और मैं साहिर के चेहरे पर हल्की हल्की शर्मीली से मुस्कुराहट चली आई थी। न जाने क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए साहिर ने मन में सोचा, पर जरा इन मैडम को तो देख लो, ओ कल रात इतना रायता फैलाकर समेटने के बजाय सुकून से सो रही हैं। उठ जाओ जिंदगी, सुबह हो गई है। उसने धीरे धीरे जिंदगी के माथे पर अपने होंठ रखे। जवाब में जिंदगी में भी अपनी नींद से बोझल पलकों को खोलकर साहिर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अभी 5 बज रहे होंगे राणा सा, मेरा अभी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। थोड़ी देर में उठ जाऊंगी। ठीक है, उठ जाना। साहिर का दिल बिल्कुल नींद में सो रही जिंदगी को जगाने का नहीं था, लेकिन घर में कब आको सा आ चुके थे। आज का दिन पूरे घर के लिए इम्पॉर्टेंट था और घर के साथ साथ बाहर भी बहुत ही भाग दौड़ वाला था। ऐसे में जिंदगी, जो कि धीरे धीरे इस घर की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी थी, उसको भी आज पूरा दिन आराम नहीं मिल सकता था। कैसे क्या हो गई है? साहिर ने बेहद अफसोस से उसकी तरफ देखा। छोटी सी लड़की उसके साथ शादी करके जिम्मेदारियां का एक घने बोझ में दब गई थी। यह एक मलाल था जो कि कभी कभी बड़ी शिद्दत से दिल में सर उठाता था। अपनी तरफ से तो वह जिंदगी को आराम देने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन बात केवल उसकी नहीं थी, उसके साथ साथ उसके ऊपर आई हूँ जिम्मेदारियां की थी। ऑफिस से तो वह उसकी छुट्टी भी दे देता, लेकिन घर के काम का क्या, जो कि साहिर नहीं कर सकता था। प्रतापगढ़ की रानी की अपनी अलग जिम्मेदारियां थी, इसलिए उसने जिंदगी को आराम से उठने का कहा और खुद वर्कआउट के लिए बाहर चला गया। 1 घंटे के बाद जब वह वापस लौट कर आया तो जिंदगी की तलाश में उसने किचन में नजरें दौड़ाई। वहां अभी बिल्कुल शांति थी। हाउस सुपरवाइजर अपने निगरानी में राणा मेंशन की सफाई करवा रही थी। बाकी सभी के कमरे बंद थे। कल रात को ही प्रेम जी, अमरिंदर जी और सत्यम यहां आ चुके थे, लेकिन प्रेम जी को छोड़कर किसी की नींद नहीं खुली थी और प्रेम इस वक्त वर्कआउट करने के लिए बाहर गए थे और साथ में ही उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। घर के अंदर वापस आते ही हो रही हलचल से उसे इतनी न्यूज़ मिल चुकी थी, पर जिंदगी का कहीं अता पता नहीं था। लगता है कि जिंदगी सुबह उठकर अपने काम में लग गई है। वैसे भी दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी यही संभाल रही है, तो काको सा अपने साथ लेकर गए होंगे। अपने हाथों से नींबू पानी तैयार करते हुए साहिर ने सोचा, यह आदत जानवी जी ना ही उसे लगाई थी। या तो अपना काम वो खुद से करना पसंद करता था, या फिर जानवी जी या फिर दामिनी जी, ओ भी हो, घर की औरतें ही करेंगी। अब तो बाकायदा जिंदगी ने अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया था। पति की सेवा करते हैं, उसे सेवा नहीं करवाते, पाप लगता है। तुरंत आंखें बड़ी हुई। इस पाप से जिंदगी को तो बड़ा ही डर लगता था। ये जिंदगी के ऐसे हिसाब किताब थे जो कि दिखते नहीं थे, पर भगवान जी के खाते में लिखे जाते थे। रहने दे जिंदगी, आज का जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है। इस समय दिल उनकी बात सुनने का बिल्कुल नहीं था। जितना सुकून सेवा करवाने में था, वह सेवा करने में कहाँ। जिंदगी ने सुकून से आंखें बंद कर ली, पर साहिर का दिल बेचैन हो गया था। जिंदगी, तबीयत तो ठीक है ना? साहिर कुछ घबरा सा गया। हाँ, बस कुछ सर भारी भारी सा लग रहा है। जिंदगी ने धीरे से अपने सर को दबाते हुए कहा। साहिर तुरंत जिंदगी के पीछे आया और उसने हल्के हाथों से जिंदगी के सर को दबाना शुरू किया। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया?
पिछले कुछ दिनों से उसने खुद महसूस किया था कि जिंदगी जहां बैठती है सीधे अपने सर पर हाथ रखकर लेती है और हल्के ऐसे सर को दबाती है। इसके अलावा बहुत थकी थकी सी मुरझाई सी रहती है। साहिर को लगा था कि यह ज़रूरत से ज्यादा काम कर टेंशन लेने के कारण है। पूछने पर हल्के दर्द का रीज़न देती है, पर तुरंत उठकर अपने काम में लग जाती थी। लेकिन आज तो सुबह से ही दर्द हो रहा था और ऊपर से जिंदगी कुछ थकी हुई भी लग रही थी। अब इसमें बताने वाली कौन सी बात है? राणा सा कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अपनी चिंता में घूमते हुए अपने पति को देखकर जिंदगी मुस्कुराई। कई बार कहा है तुमसे कि काम को अपने सर पर सवार मत करो। छोटा सा दिमाग है, उसे पर इतना लोड डालोगी तो होगा ही। सबसे तो बड़ी बात है कि तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। तो जरूरत क्या है इतना ज्यादा काम करने की? जरूर से ज्यादा काम कहाँ करती हूँ। जो जरूरी होता है वही करती हूँ। तो जो काम नहीं होता है या फिर जिस काम को करने में ज्यादा मेहनत लगती है, थकावट होती है, उसे सीधे ना कहने की आदत डालो। आप नहीं समझते राणा सा ना कहना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी धीरे से मिनमिनाई है। सच में? अपने हाथों की उंगलियां रोककर साहिर ने जिंदगी का चेहरा देखा। साहिर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसको समझकर जिंदगी ने अपने पलकें झुका ली। कल रात जब पूर्वी के घर से लौट कर आए थे, तब जिंदगी ने थके होने का बहाना करके अपने राणा सा को इनकार किया था और राणा सा भी अपनी मासूम बीवी के चेहरे पर फैले हुए ईंद और थकान के भाव को देखकर समझ गए थे। उनके लिए तो अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था, वह खुद भी नहीं। सारी दुनिया को ना कहने में मुश्किल होती है और मुझे नहीं, मेरे टाइम में तो तुरंत ना निकलता है। आप भी ना? जिंदगी ने शर्माते हुए अपना चेहरा साहिर के सीने में छुपा लिया। मैं क्या जिंदगी? साहिर की आंखों में शरारत नाच रही थी। समझा कीजिए ना। क्या समझूं? तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र होती है, सिर्फ मेरी छोड़कर। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? आपकी बात कुछ और है। अच्छा हाँ, और नहीं तो क्या? आपने ही तो कहा था जो आपके साथ थे रिश्ता है, वो किसी और के साथ नहीं। आजकल मेरी बातों पर बहुत ज्यादा अमल किया जा रहा है। आजकल नहीं राणा सा, पूरी जिंदगी आपकी ही बातों पर अमल करना है। आपको बोल देती हूं तो सबको बोल ही डालूंगी। नहीं, तुम सबको क्यों बोलोगी? तुमको तो सबके सामने खुद को सुपर वुमन दिखाने की चाहत जो है। लड़की, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुपर वुमन बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। रियल लाइफ में सुपर वुमन जैसा कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं है। हम सब इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। यार, मशीन भी थक जाती है, उसको भी आराम देना होता है जब उसके समर्थ से बाहर का काम होता है। वह भी चलते चलते रुक जाती है, लेकिन तुम हो कि बस करते ही चले जाना है। कुछ तो अपना ध्यान न रखा करो। जिंदगी को हल्के हल्के से डांटते हुए साहिर बोल रहा था। न जाने आज दिल का मौसम कैसा बदला था कि ये डांट बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। ऐसा कुछ नहीं है राणा सा, आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ नहीं है तो ऐसा हो क्यों रहा है? वह भी बार बार। अब ये झूठ मत बोलना कि तुम्हें ये दर्द अभी हुआ है। साहिर के लहजे में भले ही गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जिंदगी समझ रही थी कि उसके अंदर उसकी छुपी चिंता थी। मैं झूठ नहीं बोल रही राणा सा, मुझे कोई ज्यादा दर्द नहीं है और दर्द हुआ भी नहीं है। बस हर वक्त सर कुछ भारी सा लगता है, शायद नींद ना अच्छे से पूरी न होने के कारण। यहाँ सर जब सारा काम हो जाएगा, घर मम्मी के पास जाऊंगी तो 2-3 दिन खूब आराम करूंगी, चैन से सोऊंगी, तब कुछ रिलैक्स महसूस होगा। आप चिंता मत की जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जिंदगी के इस जवाब पर साहिर चुप हो गया। कहीं न कहीं इसका कारण तो वह भी था, इसलिए फिलहाल राणा सा के पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। पर धीरे धीरे जिंदगी के बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसे जितना हो सके आराम देने की कोशिश कर रहा था। अब रहने दीजिए राणा सा, मैं कुछ रिलैक्स फील कर रही हूँ। अब मुझे नीचे भी जाना है, सारा काम एला हुआ है। तुरंत जिंदगी उठकर खड़ी हुई साहिर ने कुछ दुख अफसोस से उसकी तरफ देखा। साहिर को इस तरह से अफसोस करते हुए देखकर जिंदगी मुस्कुराई और उसने साहिर के हाथों पर अपने होंठ रख दिए। तुमने प्रेम काकोसा से कुछ कहा है क्या? साहिर ने पूछा। हाँ, कल जब सिसोदिया सा ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की मांग की थी तो यहाँ से निकलते वक्त थी, मैंने उनको फोन कर दिया था।
आखिर मैं उनके सिक्योरिटी में अपने चुनिंदा ऑफिसर क्यों लगाऊं? यह बात मैं भी जानती हूं कि उन्हें सिक्योरिटी केवल हम लोगों को परेशान करने के लिए चाहिए। लड़की समझदार हो गई है, साहिर ने जिंदगी की तारीफ करते हुए कहा। और नहीं तो क्या, इतनी समझदारी और दुनियादारी तो जरूरी है ना। इतने दिनों से काम कर रही हूं तो धीरे धीरे इन लोगों के दांव पेंच समझने की कोशिश भी कर रही हूं। मैंने प्रेम काकोसा से कहा था कि आप अमरिंदर काकोसा की सिक्योरिटी के लिए ऑफिसर चुन लीजिए, तो जो वो बचेंगे मैं उन्हें सिसोदिया सा के पास भेज दूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। नहाने जाने के लिए अपने कपड़े निकालते हुए जिंदगी ने बताया। तभी वह इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंचे हैं? साहिर अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोला। प्रेम समझ चुका था कि यह जिंदगी के बस की चीज नहीं है, और हो सकता है कि सिसोदिया जिंदगी के साथ सिक्योरिटी को लेकर उलझने की कोशिश करें। इसलिए प्रेम एक दिन पहले ही आकर यहाँ मौजूद था। जब तुमने काकोसा को फोन किया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। कल रात हम बेइज्जती से बच जाते, मुंह बनाते हुए साहिर हुए कहा। पर कल रात की बात याद आते ही जिंदगी के होंठों से की हंसी फुलझड़ी छूट गई। बहुत हंसी आ रही है मुझे फंसा के, साहिर खतरनाक अंदाज में अपनी शर्ट की बाँह ऊपर करते हुए जिंदगी की तरफ आगे बढ़ने को हुआ तो जिंदगी ने अपने दोनों हाथ सरेंडर पोजीशन में खड़े कर दिए। मैंने आपको फंसाया नहीं था बल्कि आपको बचा लिया था, वरना देते जवाब। उसे वक्त मैं अपनी पलकों को हल्के से खोलकर आपका चेहरा देखा था राणा सा। जिंदगी की हंसी रुक नहीं रही थी। अच्छा, साहिर नाराज हुआ। मैं सच कह रही हूं राणा सा, सबकी क्लास लगाने वाले की क्लास लगाती हुई देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। किसी तरह से मैं खुद को कंट्रोल किया हुआ था। जिंदगी बोली, तो फिर कंट्रोल करने की जरूरत क्या थी? हंस पड़ती। काकोसा भी जान जाते कि अपनी बेटी को जितना वह शरीफ समझते हैं उतनी शरीफ वह है नहीं। साहिर ने जिंदगी को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। जिंदगी उसके सीने से लग गई। मैं इतनी भी बदमाश नहीं हूं, सीधी शादी और मासूम हूं। जिंदगी ने इतराया हुआ चेहरा बनाते हुए अपना सर उठाया। सोचता हूं मैं वह कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए। देखते देखते साहिर हल्के से गुनगुनाया। तुम्हारी मासूमियत की तो मिसाल है पूरे घर में। इनफैक्ट पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन वो तो अब मुझे पता चला कि तुम कितनी चालाक हो। अभी भी यहां से निकलने की कोशिश कर रही हो। साहिर ने अपने होठ जिंदगी के होठों की तरफ बढ़ाए। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना। जिंदगी कसम साई, बिल्कुल नहीं। इस वक्त तुम्हारी कोई भी चालाकी काम में आने वाली नहीं है। कल रात का वो काम तुम अपनी चालाकी में अधूरा छोड़कर सो गई थी, वह पूरा कर देता हूं। अब लेट नहीं हो रहा। जिंदगी ने हल्का सा चेहरा छुपाते हुए कहा। मुझे क्यों लेट होगा? मेरे जिम में कौन सा काम है? ऑफिस का टाइम 9 बजे का होता है। साहिर ने बाहों का घेरा तंग करते हुए जिंदगी को हल्का सा ऊपर उठाया। जिंदगी के पैर हवा में लटक चुके थे। राणा सा, मैं गिर जाऊंगी। इतनी आसानी से तो तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जिंदगी के होठों की तरफ साहिर ने झुकते हुए कहा और अपने होठों से जिंदगी के होठों को हल्के से छा हुआ। वह अभी आगे बढ़ता कि जिंदगी ने अपना चेहरा धीरे से उसके सीने में छुपा लिया। क्या हुआ? जिंदगी के इस हरकत पर साहिर की आंखें छोटी हुई। मैंने अभी ब्रश नहीं किया है। ब्रश करने की जरूरत ही क्या है? पर घड़ी का टाइम देखने की जरूरत है ना। साहिर ने इनकार में सर हिला दिया। अब तो जिंदगी बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। साहिर को रोकते हुए भी नहीं बन रहा था और न ही इस वक्त घड़ी उसे आगे बढ़ाने की इजाजत दे रही थी। दिल्ली के राणा मेंशन में वह अकेली लड़की थी, इसलिए सुबह की पूजा उसे ही करनी होती थी। जिस दिन पूजा करना नहीं हुआ तो फिर एक पुरानी मेड को कहना होता था, जो कि पंडिताइन थी, जिसको कि वह आंटी बुलाती थी। उनकी गोद में ही खेलकर जिंदगी बड़ी हुई थी। साहिर के कारण उसके पीछे 3-4 दिनों की सुबह की पूजा छूट चुकी थी, और जब वह मेड से कहने जाती थी तो उनके चेहरे की शरारती मुस्कुराहट से जिंदगी के ऊपर घरे पानी फिर जाता था। और आज तो घर में वैसे भी प्रेम, अमरिंदर जी और सत्यम थे। साथ में सिक्योरिटी एजेंसी की मीटिंग भी होने वाली थी। इधर उलझती तो उधर का सारा काम रुक जाता। अब यहाँ साहिर की गिरफ्त से निकलने की कोशिश में वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने लगी,
क्योंकि राणा सा तो उसके रोके रुकने वाले नहीं थे। ओ सत्यम भाई सा, जिंदगी में तेजी से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। साहिर ने उसे झटके से छोड़ा और जिंदगी इतनी ही तेजी से उसके आस से निकलकर किनारे हुई। जिंदगी की तेजी देखकर साहिर समझ गया था। उसने दरवाजे की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी था, बल्कि एक नाराज नजर जिंदगी के ऊपर डाली। जिंदगी ने धीरे से अपने दाहिने हाथ से दाहिने कान को हुआ और सॉरी कहा। जवाब में साहिर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और बेड की तरफ आगे बढ़ गया। अरे यह तो नाराज हो गए। जिंदगी तेजी से उसके पीछे भागी और पीछे से ही हाथ बढ़ाकर साहिर को पकड़ लिया। जिंदगी के दोनों हाथ साहिर के सीने पर थे। अब यह क्या है? साहिर ने अपने सीने पर ही जिंदगी के दोनों हाथ पकड़ लिए थे। नाराज मत होइए, आज ऑफिस से आने के बाद पूरा टाइम आपका। मुझे तुम्हारे इस चॉकलेट की जरूरत नहीं है। चॉकलेट दिखाकर व्रत करवाना तुम्हें अच्छे से आता है। अच्छी तरह से जानता हूं तुमको ऑफिस से आने के बाद थक जाती हो। साहिर के लहजे में जिंदगी के लिए छुपी हुई केयर को उसने महसूस कर लिया था और यह भी समझ गई थी कि वह नाराज नहीं है। इसलिए जिंदगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसीलिए कहता हूं तुम बहुत चालाक हो चुकी हो। संगत का असर है। जिंदगी मुस्कुराई। और कुछ नहीं सिखा मेरी संगत में। साहिर ने जिंदगी के हाथों को खींचते हुए उसे अपने सामने किया। सीखा ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर कल रात भी इसे कंट्रोल नहीं किया होता तो हंस पड़ती, फिर सारा भेद खुल जाता। बराए मेहरबानी। राणा सा नाराज भी नहीं थे, पर ताने ऐसी मार रहे थे जिससे कि अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। मैं सच कह रही हूँ राणा सा, मुझे उनके आने का कुछ पता नहीं था। उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा था कि वह आ रहे हैं, तो मैं क्या बताती। मुझे क्या पता था कि वह रात को ही चले आएंगे। पर आप एक बात बताइए राणा सा। पूछो। साहिर ने अपना फोन ओपन करते हुए जिंदगी की तरफ देखा। पूर्वी के साथ सत्यम भाईसा के लिए बात चल रही है ना? तो फिर आज आपने उन्हें कोर्ट में क्यों बुलवाया है? सत्यम के साथ शादी करने के लिए? अपने फोन में पर वापस नजर जमाते हुए साहिर ने कहा। जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए देखा। वह समझ गई थी कि साहिर फिर से ताने दे रहा है। सही सही बताइए ना, अपने अंकल को कोर्ट में क्यों बुलवाया है? नहाने के लिए अपने कपड़े निकालते हुए जिंदगी ने पूछा। अरे यार, तुम्हारी और मेरी शादी भी तो कोर्ट में ही हुई थी, तो सोचा कि सत्यम और पूर्वी की भी वही करवा देते हैं। राणा सा, मैंने आपके संगत में अच्छी अच्छी आदतें सीखी और पता नहीं आपने किसकी संगत की है, बस ताने मारना सीख गए हैं। जिंदगी ने अपने कपड़े साहिर के ऊपर फेंकते हुए मुंह बनाया, जिसको हंसते हुए साहिर ने कैच कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, शायद उनका कुछ पुराना हिसाब किताब है। कैसा हिसाब किताब? जिंदगी में जानना चाहा। पूरी बात प्रेम काकोसा को पता है, मुझे ज्यादा इस मैटर में पता नहीं, इसलिए सही सर ए बात नहीं सकूंगा, पर तुम जल्दी से तैयार होकर नीचे जाओ। सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर्स आ चुके हैं, वरना कल रात तो तुम बच गई थी, आज सुबह नहीं बचोगी। प्रेम काकोसा बहुत गुस्से में है, साहिर ने बताया। अभी अभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि सत्यम ने उसे नीचे फैमिली मीटिंग रूम में बुलाया था। अरे मेरी मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। जिंदगी तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। अपने कपड़े तो ले लो। साहिर ने जिंदगी के कपड़े वापस उसकी तरफ रोल करके फेंकते हुए कहा। जिंदगी ने अपने कपड़े लेने के लिए हाथ फैलाए थे, तभी उसे कुछ चक्कर सा महसूस हुआ। जिंदगी ने पास की दीवार पकड़ ली। क्या हुआ जिंदगी? तबीयत बिल्कुल सही नहीं है क्या? तुम कहो तो मैं काकोसा को मना कर देता हूं, वह अपने तरीके से सब कुछ देख लेंगे। तुम आज आराम कर लेना। साहिर घबराते हुए जिंदगी के पास आया। नहीं राणा सा, सही है, मैं बस तैयार होकर नीचे आती हूं। तब तक के लिए आप देख लीजिए कि उन लोगों को कुछ चाहिए या नहीं, जिंदगी ने साहिर को रोकते हुए कहा। पर साहिर जिंदगी की ऐसी हालत देखकर कुछ उदास और चिंता में हो गया था। यह लड़की अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, अब मुझे ही कुछ करना होगा। खाने पीने में भी तो वैसे ही नखरे करती है, पर मैं डॉक्टर से तो बात कर ही सकता हूं। अगर वो कुछ सप्लीमेंट लिखते हैं तो जिंदगी के लिए बेहतर होगा। अपने मन में सोचते हुए साहिर ने अपने फैमिली डॉक्टर को एक मैसेज सेंड कर दिया। इधर मैन सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी लगा रहा था। प्रतीक सिंह सिसोदिया के माँ घ के अनुसार
प्रेम ने वह सारे ऑफिसर उसकी ड्यूटी में लगा दिए थे जो कि उसको चाहिए थे। अब देखते जाओ प्रतीक सिंह सिसोदिया, तू डाल डाल मैं पात पात। प्रेम के होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। सुबह के ठीक 10 दिल्ली सिविल कोर्ट के लिए आना परिवार की गाड़ियां चली। आज प्रेम की थार में ही पूरा परिवार कोर्ट जा रहा था और पीछे बस एक गाड़ी सिक्योरिटी की थी। प्रेम खुद ड्राइविंग कर रहा था और उसके पास वाली सीट पर अमरिंदर जी बैठे थे। झपक इस साहिर, सत्यम और जिंदगी पीछे थे। मुझे तो आज समझ में नहीं आ रहा है कि काकोसा इतना निश्चित क्यों है, जिंदगी ने धीरे से साहिर के कान में पूछा। जिंदगी को जवाब देने से पहले साहिर ने आगे देखा। प्रेम और अमरिंदर जी आपस में रह रहकर बात कर रहे थे और साथ में गाड़ी में लगे हुए म्यूजिक सिस्टम पर राजस्थानी भाषा में देवी जी के भजन बज रहे थे। जिंदगी अभी भी सवालिया निगाहों से साहिर की तरफ देख रही थी। साहिर ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए जिंदगी को चुप रहने का इशारा किया। बाद में बात करते हैं। जिंदगी ने कंधे उसका दिए। साहिर, महेंद्र सिंह ने कब तक कहाँ है कोर्ट आने के लिए? गाड़ी को टर्न करते हुए प्रेम जी ने पूछा। मैंने उन्हें समय बता दिया है, वह उन्होंने कहा था कि वह समय से पहुंच जाएंगे, साहिर ने कहा। महेंद्र सिंह सिसोदिया के मैटर पर? अमरिंदर जी ने कुछ चौंकते हुए साहिर की तरफ पीछे देखा। हाँ, बताया तो था, कल रात को डिनर के लिए हम लोग उनके घर इनवाइटेड थे। उसी समय यह बात चली तो मैंने उनसे कोर्ट में आने को कहा तो उन्होंने खुशी खुशी तैयार हो गए। हाँ, आज सुबह जितेंद्र की भी बात हुई है उनसे, बता रहा था, प्रेम ने कहा। पर काकोसा महेंद्र अंकल की सिसोदिया से कैसी दुश्मनी है? जिंदगी ने सवाल किया। आपको कैसे पता बेटा? जिंदगी के सवाल पर अमरिंदर जी ने झटके से उसे पीछे मुड़े। इस लड़की को किसी भी पल चैन नहीं है, क्या जरूरत है पूछने की? साहिर ने अपना सर पीटने का अभिनय किया। इस पर जिंदगी ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। खुद कहा था कि काकोसा से पूछ लेना और अब पूछ रही हूं तो ऐतराज हो रहा है। जिंदगी को साहिर का रिएक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया था और अमरिंदर जी के इस सवाल पर तो साहिर ने जिंदगी को आंखों से बताने का इशारा किया। साफ लग रहा था कि वह जिंदगी की कमाकली पर मातम मना रहा है। मुझे कहाँ पता है, मैं तो पूछ रही हूँ, जिंदगी ने साहिर की तरफ देखते हुए कहा। पर यह बात कैसे पता कि उन दोनों की आपस में दुश्मनी है? अमरिंदर जी को हैरानी थी। मैंने बस अंदाजा लगाया था। साहिर को इनकार में सर हिलाते हुए देखकर जिंदगी बोली। ओह, मुझे लगा कि जितेंद्र ने बताया होगा। अमरिंदर जी सीधे हुए। आपको पता है क्या डैड? सत्यम ने सवाल किया। नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, पर हाँ, यह मैंने जरूर महसूस किया है कि महेंद्र सिंह राणा प्रतीक सिंह सिसोदिया को बिल्कुल नहीं पसंद करते और प्रतीक सिंह कभी कुछ यही हाल है। अमरिंदर जी बोले। लास्ट टाइम जब इन जमीनों को लेकर पंचायत में सिग्नेचर हो रहे थे तो भाई सा की तरफ से महेंद्र सिंह जी ने गवाहों के रूप में सिग्नेचर किए थे। उस समय प्रतीक सिंह सिसोदिया और उनके बीच कुछ बात को लेकर बहस भी हो गई थी। हालांकि उस वक्त महेंद्र सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन वह अच्छी तरह से प्रतीक सिंह सिसोदिया से उलझ गए थे। अमरिंदर सिंह ने कहा, बात जब इज्जत पर आ जाती है तो फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती, और उस वक्त महेंद्र सिंह इतने भी छोटे नहीं थे, 18 साल की उम्र रही होगी। प्रेम जी ने सामने रास्ते पर नजर जमाए हुए कहा। मतलब? सत्यम आगे की तरफ झुका। जिंदगी के कान खड़े हो गए थे। मतलब कि ये बहुत पुरानी बात है। महेंद्र सिंह ए पिता महाराज मनोहर सिंह की 2 संतान थी। एक महिमा बाईसा थी और दूसरे महेंद्र सिंह राणा। महिमा बाईसा से महेंद्र सिंह 10-12 साल छोटे हैं। महेंद्र सिंह राणा के जन्म के समय ही उनकी धर्म पत्नी का देहांत हो गया था। इस वक्त परिवार में सब लोगों ने उनसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। इन लोगों के ननिहाल से में कोई ऐसी लड़की नहीं थी, इसलिए आसपास लड़की देखी जो आ रही थी। उसी समय प्रतीक सिंह की बुआ से उनकी बात चली थी। लड़की की उम्र ज्यादा हो रही थी, शादी भी जरूरी थी। दरअसल इस सिसोदिया के बाप ने अपनी सारी संपत्ति उड़ा डाली थी। बस घर बच गया था। सभी लोगों ने समझाया कि यहाँ पर शादी हो जाएगी तो लड़की को घर भी मिल जाएगा और कुछ दान दहेज भी देना नहीं होगा। फिर न जाने क्या हुआ कि यह संबंध नहीं हो पाए।
खुद महाराज मनोहर सिंह ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया था। जितने मुंह उतनी बातें। सुनने में आया था कि उनको इन लोगों के षड्यंत्र की खबर लग गई थी। मनोहर सिंह राणा के आज शादी तो बस एक बहाना था। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य तो उनकी संपत्ति हथिया आना था। वो दूध मुहे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती थी। खैर, जो भी बात हो, बात बस चली थी और खत्म हो गई थी। लेकिन प्रतीक सिंह सिसोदिया के लिए यह बात खत्म नहीं हुई थी। उसने इस बात को अपनी इज्जत के साथ बांध लिया था। न जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। इन्होंने हमारी बुआ से शादी से इनकार किया, हाँ और इसका बदला महिमा को अपने जाल में फंसा कर लिया। प्रेम गाड़ी चला रहे थे और साथ हमें बात भी रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी बात सुनकर सबके होठों से एक साथ निकला, क्या? प्रेम जी ने हाँ में सर हिलाया और फिर अमरिंदर जी की तरफ गहरी नजर से देख इस सिसोदिया का खानदान शुरू से ही सही नहीं था। मुख में राम, बगल में छुरी। तुम्हारा सगा बनते बनते कब गला काट लेगा किसी को समझ में नहीं आता। महिमा बाईसा जब शादी के लायक हुई तो उनके लिए लड़का देखा जा रहा था। उससे पहले ही महिमा बाईसा के प्रेम प्रसंग की जानकारी महार आज मनोहर सिंह को लग गई थी। उस वक्त प्रतीक सिंह सिसोदिया सामने से महिमा बाईसा के लिए आया था। मनोहर सिंह का गुस्सा तो पहले ही सिसोदिया के परिवार पर था, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इधर महिमा ऐसा प्रतीक सिंह से शादी करने के लिए अड़ गई थी। पर मनोहर सिंह तैयार नहीं हो रहे थे कि इन लोगों की हैसियत हमारे सामने खड़े होने की नहीं, और हमसे आकर बेटी मांग रहे हैं। इन भिखमंगों के घर बेटी देने से अच्छा है करो खुद अपनी बेटी को गोली मार दे। इस बीच काफी सारी बातें हुई था। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने महिमा बाईसा को इस तरह से शीशे में उठा रहा था कि एक रात वह जेवर कपड़े लेकर घर से भागने को भी तैयार हो गई थी और ऐन वक्त पर पकड़ी गई। बताते बताते प्रेम एक पल के लिए रुका, तो जो जिंदगी दम सड़े हुए यह कहानी सुन रही थी उसके होठों से निकला, तब क्या हुआ? तब जिंदगी का सवाल दोहराते हुए प्रेम ने जिंदगी की तरफ देखा, जो आने अनजाने में जिंदगी के हाथ पैर कांप रहे थे। उसके बगल में बैठे हैं उए साहिर ने जब जिंदगी के शरीर की इस हरकत को समझा तो उसने धीरे से अपना एक हाथ बढ़ाकर जिंदगी को अपने में समेट लिया। क्या हुआ जिंदगी? साहिर ने धीरे से पूछा। जिंदगी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सरसा इर के सीने से ठीका लिया। जिंदगी के दिल और दिमाग में तूफान मचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यह सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे चल रही है। प्रेम की नज़र अब आगे रास्ते को देख रही थी और उसने फिर धीरे धीरे बताना शुरू किया। तब फूफासा ने महाराज को समझाया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, जब एक साथ रहना चाहते हैं, शब आदि करना चाहते हैं तो अब शादी के लिए तैयार हो जाइए। मनोहर सिंह जो पहले कह रहे थे कि खुद अपने हाथों अपनी बेटी को गोली मार देंगे, उस वक्त गोली नहीं मार सके। एक मजहब और बाप की तरह उन्होंने प्रतीक सिंह सिसोदिया से शादी के लिए बात की और इस समय सिसोदिया ने अपनी औकात दिखा दी। जो कुछ दिन पहले तक हाथ जोड़कर शादी करने के लिए तैयार था, अब उसने आधा रतनगढ़ दहेज में मांगा था। महाराज मनोहर सिंह इसके लिए तैयार भती हो गए, पर सिसोदिया खानदान की शर्तें बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन महिमा बाईसा ने खुद शादी के 2 दिन पहले फांसी लगा ली थी। और इसका कारण जानते हो क्या था? प्रेम ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सबने एक साथ इनकार में सर लाया। हमें तो इन सब चीजों के बारे में इतना पता ही नहीं था, तो वजह कैसे पता होगी? साहिर बोला। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने पहले ही शादी कर रखी था। और उसकी बीवी छुपते छुपाते महिमा बाईसा से मिलने आई थी। प्रतीक सिंह के अत्याचार उसे पर बड़े हुए थे। महिमा बाईसा के पैरों पर गिरकर और अपने बच्चे के लिए भीख मांगी। इधर घर में शादी की तैयारी हो रही था और उधर महिमा बाईसा का मन डोल रहा था। उन्होंने 1-2 बार शादी से इनकार भी किया, तो सारे घर वालों ने उन्हें चुप कर दिया कि अब जो हो रहा है सो होने दो। किसी ने भी उनकी बात ढंग से नहीं सुनी। वैसे इस शादी में एक उन्हीं की मर्जी थी, बाकी किसी की मर्जी थी भी नहीं। पर अब उनकी मर्जी भी नहीं थी। मनोहर सिंह शादी के लिए तैयार नहीं थे। अपने बेटे का आधा हिस्सा उन्हें दामाद के नाम लिखना पड़ रहा था। इसी शर्त पर
प्रतीक सिंह बारात लाने को तैयार हुआ था कि जनवासे में जब उसे पेपर दिए जब आएंगे तो वह दरवाजे पर बारात लेकर आएगा। इसलिए बेटी की बात उन्होंने भी नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने तो शादी तय हो जाने के बाद से बेटी से बोलना ही छोड़ दिया था। महिमा बाईसा की मन पर बड़ा ही बोझ पड़ गया था। एक चिट्ठी में सब कुछ लिखकर उन्होंने फांसी लगा ली। महेंद्र सिंह काफी छोटे थे, करीब 5-7 साल के होंगे, लेकिन महेंद्र सिंह महिमा बाई से बहुत हिले मिले थे। माँ तो जन्म देते ही मर गई थी, तब इसी बहन ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया था। प्रतीक सिंह के कारण इस बहन का आंचल भी उनके सर पर से छिन गया। प्रतीक सिंह को जब पता चला कि उनकी शादी थोड़ी है, तो उन्होंने उसे औरत को अपने हाथों मार डाला। उसे एक बच्चा भी था, ना जाने वह बच्चा कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं। यही सब कारण था कि भाई सब तुम्हें इन लोगों से दूर रहने के लिए कहते थे, पर तुम्हें तो कोई बात सुननी ही नहीं होती थी। सारी बात बताकर प्रेम ने एक नाराज नजर अमरिंदर जी के ऊपर डालते हुए कहा। इधर जिंदगी के तो दोनों आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। जब उसने ना कि महिमा ने आत्महत्या कर ली थी, तो उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ ऐसे ही तो उसकी जिंदगी की भी कहानी थी। अगर राणा सा नहीं होते तो क्या मेरी कंडीशन इसे दूसरी हुई होती। उन्होंने तो हिम्मत करके आत्महत्या भी कर ली थी, पर मुझे तो वह लोग मिलकर मार डाले होते। उसकी हिम्मत सर उठाकर साहिर को देखने की भी नहीं हुई। मौत के डर ने इस कदर दिल में जगह बनाया कि उसने साहिर के ब्लेजर को जोर से अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। पर भाई सा, मुझे कहाँ इन सब चीजों के बारे में पता था। अमरिंदर जी को तो अब सफाई देते हुए भी नहीं बन रहा था। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हें पता होता तो तुम अपना रास्ता बदल लेते। कई बार तुमसे कहने की कोशिश की गई, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। चलो अब कोर्ट पहुंच गए हैं, देखो आज क्या होता है। प्रेम ने गाड़ी रोकते हुए कहा। जिस वक्त प्रेम की गाड़ी सिविल कोर्ट के मेन गेट पर लगी, ठीक उसी समय सिसोद या की गाड़ी भी पूरे दल बल के साथ सिविल कोर्ट के गेट पर दूसरे साइड से आकर रुकी। क्या होगा जब दोनों दुश्मन आमने सामने होंगे, मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।